वेलकम बैक नाजरीन। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बल्कि हम उनके दफ्तर में मौजूद हैं आपकी मुलाकात करवाने के लिए। तो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सर, कोविड के ख़िलाफ़ तो आपकी जो एफ़र्ट्स हैं वो तो बिल्कुल नज़र आई हैं और उसका जो है हर आँख रखने वाला मोतरफ़ है, लेकिन उसके साथ साथ आपने हर तरह के जराइम पेशा अनासिर के ख़िलाफ़ बड़े ही दबंग अंदाज में जो है वो आपकी कार्रवाइयाँ देखने में आई हैं। तो ये जो तजावुज़ात के ख़िलाफ़ भी आपने जो है काफ़ी ऑपरेशंस किए हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए कि क्या प्रोग्रेस है, क्योंकि ये बड़ा एक माफिया है। जी, इसमें दो तरह की बेसिकली तजावुज़ात हैं। एक तो स्टेट लैंड जिस पे लोगों ने बड़े अरसे से कब्ज़ा किया हुआ था, वो तकरीबन हम लोगों ने 6,000 एकड़ जगह जो है वो रिट्रीव करवाई है पिछले मैं अपने टेन्योर की अगर बात करूं तो उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल तानलियाँ वाला में हमने कई सौ एकड़ ऐसे वहाँ पर चंक्स थे लैंड के, जो कि लोग कई कई सालों से उस पे काश्तकारी भी कर रहे थे और गवर्नमेंट को 1 रुपया नहीं दे रहे थे। और तो सरकारी राज। जी, सरकारी राजी थी। तो हमने उनसे ना सिर्फ लैंड रिट्रीव करवाई, बल्कि जो जितने अरसा उन्होंने उस पर कल्टीवेशन की थी हमने उसका तावान भी किया। इसी तरीके से एक हमने बहुत बड़ा ऑपरेशन किया था जड़ांवाला में, वहाँ पर 2600 एकड़ जगह जो है वो हम लोगों ने रिट्रीव करवाई और पुलिस के साथ हमने 5 दिन वहाँ ऑपरेशन किया। बड़ी रेजिस्टेंस भी आई, तो वो 105 मरबे हमने रिट्रीव करवा के उसकी टेम्प्रेरी कल्टीवेशन के लिए अब हम उसका केस भिजवा चुके हैं। इसी तरीके से फिडमेक हमारा एक इंडस्ट्रियल जोन है और वहाँ पर 35 से ज़्यादा जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं मुख्तलिफ ममालिक के, वो वहाँ पर उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो उनका 2006-07 से लेके एडवर्स पोजीशन में था 400 कनाल 400 एकड़ सॉरी जो रकबा था। तो वो भी हम लोगों ने पुलिस के साथ मिलकर एक ग्रैंड ऑपरेशन किया और उसके अंदर हमने उनको वो तमाम 400 एकड़ जो है वो रिट्रीव करवा के दिए। तो इसी तरीके से हमारा जो सिटी का एरिया है, यहाँ पर लोगों ने कुछ इंक्रोचमेंट्स थी, कुछ वैसे स्टेट लैंड के कोई प्लॉट से बड़ी हाई उस तरीके से कीमती प्रॉपर्टी है, हाई वैल्यू, तो वो हमने उसके खिलाफ एक्शन लिया। गुलाम अहमदाबाद में लोगों ने घरों के बाहर जो है वो बड़ा वो थिकली पॉपुलेटेड एरिया है, तो वहाँ तकरीबन जी तो 1600 से ज़ायद जो वहाँ पर लोगों ने इलीगल स्ट्रक्चर्स बनाए हुए थे वो हमने डिमोलिश करवाए। क्लॉक टावर के आसपास तकरीबन 450 के करीब ऐसे इलीगल जो स्ट्रक्चर्स बने हुए थे हमने वो डिमोलिश करवाए। तो ये एक बहुत मैं समझता हूँ कि अनप्रेसिडेंटेड है यहाँ पर जो लोग बताते हैं, और काफ़ी हमें चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। उसमें मेरी टीम ख़ासतौर पे एसी सिटी और एसी सदर और दबाव होता होगा जाहिर है, जी हाँ, सियासी और दूसरी जी शख्सियात हाँ, और बिल्कुल तरह वो के। इस लिहाज से तो उन्होंने बिल्कुल इसको बहुत अच्छे तरीके से समझदारी के साथ और एक टैक्टफुली ये सारा ऑपरेशन किया और अल्लाह का शुक्र है इसमें कोई ऐसा कोई नुकसान भी नहीं हुआ। रिकवर भी हो गया एसेट्स। ठीक है। तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो है, ये तो एक अलमिया तो हमारा था ही पहले से ही, लेकिन कोविड के आते ही जो है एक नया ट्रेंड आया ज़ख़ीरा अंदोज़ों का जो था वो उसमें बिलखुसूस एक्टिव हो गए थे। तो उनके ख़िलाफ़ आपने जो है आते ही वैसे तो कार्रवाइयाँ शुरू कर दी थी, लेकिन अब चूँकि थर्ड वेव एक मरतबा फिर बड़ी शिद्दत के साथ आई है, तो अब क्या सूरत हाल है? जी, आपके जैसे इल्म में होगा कि यहाँ पर फैसलाबाद जो है वो दालों की सबसे बड़ी मंडी है पंजाब में। तो यहाँ पर जो हमारी गला मंडी है, वहाँ से पूरे पंजाब को दालें जो है सप्लाई की जाती हैं। तो उसमें चूँकि एक कोविड के आने से सूरत हाल ज़रा थोड़ी सी अनसर्टेन हो गई थी, लोगों ने उसका फ़ायदा उठाते हुए होर्डिंग स्टार्ट कर दी। तो हमने 5-6 बड़े मेजर क्रैकडाउन्स किए और लाखों की तादाद में हम लोगों ने बोरियां जो हैं जो इलीगल लोगों ने की हुई थी स्टोर, वो हमने ना सिर्फ वो उनसे रिट्रीव करवाई, बल्कि उनके ख़िलाफ़ FIRs और बाकी जो कानूनी कार्रवाई है वो भी की। तो उसकी वजह से सूरत हाल काफ़ी बेहतर है। अभी भी हमें कोई रिसेंटली 1-2 जगह पे इतला मिली थी, मगर वो छोटे पैमाने पे 15-20 हज़ार 30 हज़ार तक की तादाद में बोरियां थी। तो ये एक ज़ाहिर है माफिया है, इनके ख़िलाफ़ भी अगर गवर्नमेंट जो है वो कंटिन्यूसली एक्शन ना ले तो ये उस लिहाज जी हाँ, जी हाँ। तो अब हमारा एक बुनियादी जो एज डिप्टी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर जो होते हैं, एक हमारे फ़राइज़ में ये शामिल होता है कि हमने आवाम को जो आम जी ज़रूरत की अशिया हैं उनकी स्मूथ सप्लाई को इंश्योर करना हमारे फ़राइज़ में शामिल होता है।
तो इस लिहाज से जहाँ पर भी हमें होर्डिंग की कंप्लेंट मिलती है या हम खुद भी चेक करते रहते हैं, तो उसके ख़िलाफ़ हम बहुत सख्त एक्शन लेते हैं और उनको फिर हम कोशिश करते हैं कि जितनी सख्त से सख्त सज़ा दिलवाई जा सके अदालत में, वो हम उसको फिर वहाँ पर परसू भी करते हैं। सही। तो ये शिकायत का तरीका भी ज़रा बता दीजिए कि अगर किसी को इल्म में आता है कि कोई ऐसा शख्स है जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहा है, तो वो किस तरह शिकायत दर्ज करवा सकते जी देखिए, उसमें अब तो हमने एक कंट्रोल रूम बनाया हुआ है, वहाँ हेल्पलाइन हमारी मौजूद है, आप वहाँ कॉल कर सकते हैं। इवन हमें फेसबुक पे, ट्विटर पे हमारे पेजेस चल रहे हैं और हम एक्टिवली उसको रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं, उस पे लोगों की कंप्लेंट्स आती हैं। इसके अलावा कीमत ऐप एक गवर्नमेंट की तरफ से ऐप लॉन्च की गई है, तो वो अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड कर लेते हैं, कीमत ऐप पे आप हमें कंप्लेंट कर सकते हैं। इसके अलावा मीडिया के थ्रू भी हमें बहुत सारी चीज़ें पॉइंट आउट होती हैं, हम उन पे भी एक्शन लेते हैं। और लोग इन राइटिंग अगर हमें कोई कंप्लेंट कर देता है या हमारे ऑफिस में आके कंप्लेंट करता है, तो वो मल्टीपल चैनल्स हैं जिनके थ्रू आप कंप्लेंट कर सकते हैं। आजकल चूँकि आईटी बेस्ड ज़्यादा लोग कन्वीनियंस उसको फील करते हैं, तो हमें जिस पोर्टल भी आ गया है और उसके साथ कीमत ऐप भी है, तो बड़ी सहूलत है आवाम के लिए। बस ये है कि अवेयरनेस की ज़रूरत है कि आवाम एहसास ज़िम्मेदारी ख़ुद भी होना चाहिए उनको। सर ये बताइए कि कोरोना वायरस की थर्ड जो वेव है इस वक्त बड़ी शिद्दत के साथ हमलावर हो चुकी है और हॉस्पिटल्स की सूरत हाल जो है वो भी आपके सामने है, यानी बेड्स जो हैं वो कम पड़ चुके हैं। तो क्या इस वक्त आपकी पॉलिसी है, क्या हिकमत अमली है इस एक हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए? जी, इसमें सबसे बुनियादी चीज़ तो ये है कि अवाम हमारे शहरी जो हैं वो अनफॉर्चुनेटली अभी तक ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा नहीं कर रहे और उसी तरीके से इसको बिज़नेस एज यूजुअल लेके मार्केट्स में आप जाएँ, गैर ज़रूरी रश है, लोगों की उसी तरीके से सोशल गैदरिंग्स हो रही हैं। कल हमने 4 जगह पे शादी के फंक्शंस थे वो बंद करवाए। तो वो जब तक आवाम एहतियात नहीं करेगी और उनको इस चीज़ का एहसास नहीं होगा कि ये ख़तरनाक और मौलिक और जानलेवा बीमारी है, उस वक्त तक गवर्नमेंट जो है वो सिवाय लॉकडाउन के और कुछ नहीं कर सकती। हमारी पूरी कोशिश थी कि हम लॉकडाउन की तरफ ना जाएं, मगर ये कि अब जो सूरत हाल जिस तरीके से बढ़ती जा रही है उसमें ये हमें हो सकता है कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ भी जाना पड़े, क्योंकि इस चेन को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। और ये जो थर्ड वेव आई है इसमें एक तो हमारा एलाइड हॉस्पिटल में 220 बेड्स की कैपेसिटी है वो ओवरफ्लो कर गई है, और उसके बाद हमारा यहाँ पर जो सेकंड DHQ हॉस्पिटल है उसमें भी 50% से ज़्यादा इस वक्त पेशेंट्स आ चुके हुए हैं। और दो चीज़ें इस थर्ड वेव में बड़ी डिफरेंट हैं। एक तो ये है कि आपको सिम्टम्स इनिशियली कोई नहीं आते और उसके बाद जब आपके लंग्स डैमेज हो जाते हैं उसके बाद आप HRCT वगैरह में डॉक्टर के पास जाते हैं तो पता लगता है कि जी आपके लंग्स डैमेज हो गए। दूसरा ये कहा जाता था कि बच्चों को ये बीमारी कुछ नहीं कहती, तो अब हमारे कुछ बच्चे हैं जो ऑक्सीजन पे चिल्ड्रन हॉस्पिटल में हमने एक वहाँ पर वार्ड डेडिकेट किया उनके लिए, तो बच्चे भी ऑक्सीजन पे हाई फ्लो ऑक्सीजन पे जो है वो हमें शिफ्ट करने पड़ रहे हैं। तो इसमें डेथ रेट भी फर्स्ट और सेकंड वेव के मुकाबले में कहीं ज़्यादा है। तो इसमें मेरे ख्याल सबसे बुनियादी चीज़ तो शहरियों से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि वो एहतियात जो है जितनी मैक्सिमम हो जी, और जितना इसमें ज़िम्मेदारी के साथ वो गवर्नमेंट की तरफ से SOPs हैं, मास्क का पहनना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ इसमें जो हैंड सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल है, बार बार हाथ धोना, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका ये जब तक ख्याल नहीं रखेंगे तो ये चेन ब्रेक। तो सर जैसा कि आपने अभी ख़ुद बताया कि बेड्स जो हैं वो ओवरफ्लो कर गए, कैपेसिटी जो है, तो अब क्या मज़ीद आप इसमें कर सकते हैं? लाएअमल क्या है आगे का कि अगर इतने मरीज़ खुदा न खास्ता जिस शिद्दत के साथ ये तनासुब बढ़ता जा रहा है, अगर मरीज़ जो हैं वो डबल हो जाते हैं खुदा न खास्ता, तो क्या होगा फिर बेड्स का? अगर जी देखिए, इसमें तो पूरी दुनिया में हमारा जो हेल्थ सिस्टम है वो तकरीबन 126 या 127 आता है। तो दुनिया के जो टॉप 10 टॉप 20 मुल्क हैं जहाँ पर उनका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो भी इसके सामने कुछ नहीं कर सके, उन्होंने घुटने टेक दिए। तो पाकिस्तान के पास ज़ाहिर है बड़े महदूद वसाइल हैं, और ये हमारा जो एलाइड हॉस्पिटल है तकरीबन 7 डिस्ट्रिक्ट्स की जो पॉपुलेशन है उसको कवर कर रहा होता है, और उन एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स के जो पेशेंट्स हैं वो यहाँ पर आ रहे होते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इसका वाहिद इलाज जो है वो एहतियात ही है, वरना अदरवाइज़ अल्लाह ताला माफ़ करे, अनफॉर्चुनेटली ये भी हो सकता है कि लोग हॉस्पिटल के बाहर ऑक्सीजन या बेड ना मिलने की वजह से फुटपाथों पे या वहाँ की पार्किंग में दम तोड़ना शुरू कर दें। तो हमें उस वक्त से डरना चाहिए, और जितना हम एहतियात कर सकते हैं वो हम करें। बिल्कुल, जितना एहतियात कर सकते हैं करनी चाहिए, लेकिन सर कुछ लोग जो हैं वो एहतियात नाम की चीज़
को बिल्कुल खातिर में नहीं ला रहे। आज भी जो है देखा जा सकता है कि मार्केट्स में लोग एसओपीज़ को फॉलो नहीं कर रहे, दुकानें जो है मुकर्ररा वक्त से बाद भी खुल रही हैं। तो ऐसे लोगों का फिर क्या इलाज है, क्या किया जा रहा है? जी देखिए, अब इसमें हमारी ताजिर बरादरी भी जब हम उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं कि जी बिल्कुल ठीक है, आपकी तमाम बातें अपनी जगह ठीक हैं, मगर टाइम आप ज़रा बढ़ा दें या हमें कारोबार में किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ छोटी छोटी दुकानें हैं, 3-3 फुट की, 4-4 फुट की उसमें स्पेस अवेलेबल होती है, और 8-8, 10-10 लोग जब उसके अंदर आए हुए होते हैं तो जाहिर है वहाँ से कोरोना का स्प्रेड ही होगा। तो इसमें मैंने जैसे अभी पहले आपसे ज़िक्र किया इस चीज़ का कि अभी तो पार्शल लॉकडाउन है, तो अगर सूरत हाल मज़ीद ख़राबी की तरफ जाती है तो जिस तरीके से लास्ट टाइम हमें कंप्लीट लॉकडाउन करना पड़ा था और जिसमें तमाम जो कारोबारी एक्टिविटीज़ थी वो हमें सस्पेंड करनी पड़ी थी, तो हमें शायद फिर उस तरफ दोबारा जाना पड़े। सही। तो सर मीडिया ज़ाहिर है कि एक किरदार है मीडिया का सोसाइटी में, और ऐसी सूरत हाल में जो है वो मीडिया का किरदार और भी अहम हो जाता है। तो आप कैसे देखते हैं, क्या मीडिया वो अपनी ज़िम्मेदारियों को अहसन तरीके से अदा कर रहा है, जो एक मैसेज कन्वे करने की ज़िम्मेदारी है या लोगों में शऊर बेदार करने की ज़िम्मेदारी है? जी देखिए, मीडिया का बुनियादी काम अवेयरनेस और अकाउंटेबिलिटी की हद तक तो ज़ाहिर है ही, मगर इस पेंडेमिक में मैं समझता हूँ कि मीडिया को ज़रा थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाने की ज़रूरत है। जहाँ पर अवेयरनेस है वहाँ लोगों को इस मौलिक बीमारी की जो जो नताइज जो किसी को भुगतने पड़ सकते हैं उनसे आगाह करना या डराना भी मैं समझता हूँ मीडिया का एक उसमें किरदार होना चाहिए। तो आप फैक्ट्स तो रिपोर्ट कर रहे होते हैं, बट ये कि उसका जो मैग्नीट्यूड है वो लोगों को बताना, जिससे लोगों को इस चीज़ का एहसास होगा ये कितनी ख़तरनाक बीमारी है। सही। तो सर वैक्सीन जो है ज़ाहिर है आपने कहा इम्पोर्टेड है, हमारी अपनी तो है नहीं। तो एक तो चलें वो जो इश्काल था ख़त्म हो गया। अब लोगों के जहन में ये भी सवाल आता है कि क्या वैक्सीन का कोई फ़ायदा भी होगा? कोई इस पर कोई रिसर्च आपके जहन में है, कोई मतलब आपके इल्म में कि यानी अभी तक कोई आदाद व शुमार सामने आए हों कि वैक्सीन, और दूसरा ये भी बताइएगा कि वैक्सीन पहले ही लगवाई जा सकती है या फिर कोविड हो जाने के बाद भी लगती है वैक्सीन? देखिए, पहले तो वैक्सीनेशन जो जिस तरीके से तैयार होती है ये बड़ा एक साइंटिफिक प्रोसेस होता है, और तैयार होने के बाद इसके क्लिनिकल एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। जिस तरह पाकिस्तान में भी कुछ ट्रायल बेसिस पे बहुत सारी कंपनियों ने यहाँ वैक्सीन्स जब ट्रायल हो रहे थे उसमें उन्होंने वैक्सीन भी लगाई, और जिन लोगों पे रिसर्च हो रही थी उनको साथ पेमेंट भी उन्होंने की, पैसे भी पे किए। तो ये ऐसे नहीं होता कि आप एक वैक्सीन बना के और उसको ब्लाइंडली, और फिर अभी पूरी दुनिया में अगर आप देखेंगे टॉप 10 जो वैक्सीन हैं उनकी एफिकेसी भी वो साथ बता रहे हैं, और ये सारी चीज़ जो है एविडेंस बेस्ड होती है। एक ख़ास सैम्पल साइज़ लेके उस पर वो टेस्ट की जाती है, और उसके बाद जो उसके रिजल्ट्स आते हैं उनकी बुनियाद पे उसकी एफिकेसी जो है वो डिटर्मिन होती है। तो पाकिस्तान में जो वैक्सीन आ रही हैं वो अभी रशियन भी हमने सुना है कि स्पुतनिक जो है वो आ गई है। इससे पहले साइनोफार्म है, कैन साइनो है, ये सारी टॉप 10 में ही आती हैं, अच्छी वैक्सीन हैं। सही। और उनमें थोड़ा बहुत एफिकेसी का फ़र्क है, तो मैं समझता हूँ बिल्कुल हमें लगवानी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर ये बताइए कि जो इस वक्त थर्ड वेव है उसमें बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस भी आए हैं, जैसा कि आपने कहा कि ये इसमें एक ये खुसूसियत है कि काफ़ी डैमेज हो जाने के बाद पता लगता है। तो फिर इसके लिए क्या किया जा सकता है, यानी कोई ऐसी इसके लिए कोई चीज़ है जो इंसान पता लगा सके कि मुझे जो है कोविड हो रहा है, या उसके लिए क्या किया जाए? यानी जैसे अब आपने बताया वो तो फिर ऐसा होता है कि एक इंतहाई सूरत हाल पैदा हो जाती है और फिर हॉस्पिटल्स के भी बस में नहीं रहता। तो क्या कोई ऑनलाइन कंसल्टेशन, यानी कि अगर आप हॉस्पिटल नहीं जा सकते, कोई इस तरह की कोई चीज़ है जिससे असेसमेंट की जा सके? जी देखिए, उसमें बुनियादी चीज़ तो ऑक्सीमीटर अगर आपके पास है, आप ऑक्सीमीटर घर पे रखें, उससे चेक करते रहें। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो रहा है तो एक उसकी इंडिकेशन वो है। बाकी कुछ सिम्टम्स जो डॉक्टर्स बताते हैं वो अगर आपको उस तरह की सिम्टम्स महसूस हो रही हैं, मगर इसमें मैंने चूँकि आपको बताया है कि डैमेज होने के बाद सिम्टम्स आती हैं, तो और बाज़ औक़ात ये पीसीआर टेस्ट जो होता है उसमें ये नेगेटिव आ रहा होता है, बट जब आप जाके HRCT सिटी स्कैन एक टेस्ट हो उसमें ये आपको नज़र आता है। तो ज़ाहिर है उसमें जिस हद तक एहतियात मुमकिन है, अगर आपको सिम्टम्स आ रही हैं या आप किसी सोशल गैदरिंग पे होके आए और वहाँ कुछ लोगों को आपके इल्म में आया कि वहाँ कुछ लोग इन्फेक्टेड थे, तो आपको एहतियातन अपना टेस्ट जो है वो करवा लें। सही। तो सर ये आपने जैसा कि ज़िक्र किया शादी हॉल्स का, ठीक है, तो अभी तक जो है वो लोग
चोरी चुपके शादी हॉल्स वालों के साथ मिल के जो है इस तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, तो इनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन क्या शिद्दत से नहीं हो रहा या क्या चीज़ है इसमें? जी देखिए, अब सामने से तो उन्होंने जो उनकी मेन एंट्रेंस है वो ब्लॉक की हुई है। वहाँ देखने में ये लगता है कि ये सील हुए हुए हैं या बंद हैं। और कल मैं भी 2 शादी हॉल्स पे गया तो वहाँ पर उन्होंने बैक साइड से लोगों को बुलवा के, तो बल्कि बाहर से ताला लगवाया हुआ था, तो वहाँ से भी किसी को अंदाज़ा नहीं हो सकता था कि अंदर कोई शादी या फंक्शन चल रहा है। और सख्ती ज़ाहिर है, अब उसमें हम जो मैरिज हॉल के ओनर्स हैं उनके ख़िलाफ़ भी हम मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं। और ये चूँकि इनमें से काफ़ी बेलेबल ऑफेंसेस हैं तो उसमें उनकी बेल हो जाती है, उसके बाद वो दोबारा सील नहीं किया जाता है इनके जी उसमें सील भी हम कर रहे हैं। सील एक काफ़ी ऐसा एक्शन है जिससे डेटरेंस क्रिएट होती है, और जब वो 2-4 दिन हॉल सील रहता है तो उसमें वाकई उनको फाइनेंशियल जो लॉस होता है उसकी वजह से काफ़ी मगर ये कि लोग भी आप देखिए, ज़ाहिर है जो वहाँ पर बारात लेके आए हैं या जो वहाँ पर फंक्शन करवा रहे हैं, उनको भी तो इस चीज़ का एहसास करना चाहिए। परसों एक यहाँ 208 रेबे में एक बहुत बड़ा फंक्शन था जिसमें 1000 से ज़्यादा लोग जो थे वो शादी में शरीक थे। कल एक फंक्शन था जिस पे तकरीबन को 1500 से ज़्यादा लोग जो थे वो एक फंक्शन में शामिल हुए थे। तो ये सबसे बुनियादी चीज़ तो ज़िम्मेदारी की बात है, लोगों को एहसास होने की बात है। अगर ये एहसास नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है इसका फिर कोई अपने तौर पे अगर यानी मैं आपकी बात करूं गवर्नमेंट के लेवल पे, तो आप ऐसे कौन से स्टेप्स इस वक्त ले रहे हैं जिससे लोगों में अवेयरनेस आए, उनको जो है पता लगे कि यार ये अब बहुत मामला संगीन हो गया है तो इससे बचना चाहिए? जी देखिए, पहले तो हमने लोगों में फ्री मास्क डिस्ट्रीब्यूट किए। अब हम खुद मुख्तलिफ यहाँ पर जो हमारे चौक हैं उन पर खड़े होके अपनी टीम्स को खड़ा करके लोगों को ज़बरदस्ती मास्क पहना भी रहे होते हैं, उनको अलामती तौर पे कुछ सज़ा भी दे रहे होते हैं। इसके बाद स्टेप ये है कि हम उनको ज़ाहिर FIRs और अरेस्ट करके, क्योंकि ये मास्क ना पहनना एक जुर्म भी है जिसकी कैद की सज़ा और जुर्माना दोनों है। ये तो उसमें ज़ाहिर है हम उन सज़ाओं की तरफ भी आ सकते हैं। और इसमें सोशल मीडिया को भी हम बड़ा एक्टिवली यूज़ कर रहे हैं, उस पर भी हम लोगों को अपडेट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग उस पर बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस भी देते हैं, कुछ लोग उसको ज़ाहिर है नेगेटिवली भी लेते हैं। बट ये है कि मैं समझता हूँ सोशल मीडिया और मीडिया ख़ास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है हमारा, उसका इसमें बहुत कलीदी किरदार है, और वो लोगों को अवेयर करने में इस हवाले से अपना किरदार जो है वो और बेहतर तरीके से अदा कर सकता है। अच्छा सर, जब से आप तैनात हुए हैं एज ए डिप्टी कमिश्नर, तब से ही मुश्किलात ने आपका पीछा नहीं छोड़ा, और सबसे बड़ी मुश्किल तो कोरोना वायरस है, ठीक है? तो अब जो है तीसरी वेव आ गई है और रोज़ाना की बुनियाद पर जो है आपकी एक्टिविटीज़ में शिद्दत ही आती जा रही है, तो कभी ऐसा फील नहीं होता है कि यार क्या मतलब एक इंसान तो इंसान ही होता है ना, उसको एक फीलिंग कभी आ ही जाती है कि यार क्या मुसीबत है, ठीक है? मतलब ये थोड़ा सा मैं लाइट क्वेश्चन कर रहा हूँ। कभी अगर ऐसा फील हो तो खुद को कैसे मोटिवेट करते हैं आप? जी देखिए, हमारी तो जो पोस्टिंग्स होती हैं ये पहली पोस्टिंग नहीं है। मैं हमेशा यही समझता था कि नेक्स्ट पोस्टिंग शायद मुझे रिलैक्स्ड मिलेगी और वहाँ मुझे को थोड़ा सा तो ये फीलिंग कभी कभी आती ज़रूर है। बट ये है कि वो इंसान फील करता है कि आई नीड अ ब्रेक, तो उस टाइप का थोड़ा सा आपको अगर बीच में से ब्रेक मिल जाए तो आप रिफ़्रेश होके दोबारा से उसी स्पिरिट के साथ काम शुरू कर देते हैं। बट यहाँ चूँकि फायर फाइटिंग चल रही होती है, बैक टू बैक कोई ना कोई इस तरह की चीज़ आपके आ रही होती है, चैलेंजेस के उसमें ब्रेक फिर मुश्किल से मिलती है। तो बहरहाल कोशिश हम अपनी पूरी करते हैं कि जो भी चैलेंजेस हैं उनको फेस करें और ये निज़ाम ज़िंदगी जिस तरीके से चलता रहे। बिल्कुल। तो अगर कोई फ़रागत का वक्त मुयस्सर आ जाए तो आपकी उसमें क्या यानी कि आप उसमें कोई हॉबी आपकी कोई पर्सनल ज़ाहिर है, किस तरह उसको फ़ारिग वक्त को कैसे बिताते हैं आप? जी मैं तो बच्चों के साथ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, या फिर कोई 4-5 बुक्स मेरी टेबल पे पड़ी हुई हैं जो कि अभी तक मैं कंप्लीट नहीं कर सका, तो थोड़ी बहुत बुक रीडिंग कर लेता हूँ। उसके कोई 10-15-20 पेजेस जितना टाइम मिलता है वो पढ़ लेता हूँ। तो कोशिश है मेरी कि वो अब तकरीबन साल से ऊपर हो गया वो बुक्स ख़त्म नहीं हुई, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो ख़त्म कर लूँ। सही। सोशल लाइफ तो मेरे ख्याल से बिल्कुल ख़त्म हो गई होगी। जी सोशल लाइफ मेरी ऐसा कोई नहीं है यहाँ पर, फैमिली के साथ ही ज़्यादा, या कोई बहुत हो तो कहीं डाइन आउट कर लेते हैं। वो कोविड में तो आजकल वैसे भी रेस्टोरेंट्स बंद हैं तो वो भी ख़त्म हो गई है।
जी बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें अपना वक्त दिया। नाज़रीन, ये थे डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद मोहम्मद अली, जिनके साथ हम आज गुफ्तगू कर रहे थे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इनकी बातों से बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा और बहुत सी मालूमात ऐसी जो हैं वो आपके लिए बतौर शहरी जानना ज़रूरी हैं, वो भी आपके इल्म में आई होंगी। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।